भारत गर्मी से तप रहा है। देश के कई हिस्सों में भयानक गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत हीट वेव की गिरफ्त में है। प्रदूषण, ट्रैफिक और कंक्रीट शहरों को और ज्यादा गर्म बना रहा है। झुलसते शहरों से लेकर लगातार बढ़ते तापमान तक ये सिर्फ मौसम की गर्मी नहीं, बल्कि तेजी से गर्म होती धरती की हकीकत है। दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस समय ग्लोबल हीट मैप पर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में दिखाई दे रहा है। 2026 में इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि अप्रैल से जून के बीच देश के बड़े हिस्सों में तेज हीट वेव का असर रहेगा। कई इलाकों में तापमान अभी से 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। गर्मी तो भारत में हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर हैं। पूरे भारत में गर्मी पहले से ज्यादा तेज है और इस बार उम्मीद से काफी पहले ही शुरू हो गई। 2025 के रिकॉर्ड पर भारत 8वां सबसे गर्म साल रहा। देश का औसत तापमान सामान्य से 0.28 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं 2025 की फरवरी पिछले 124 सालों में सबसे गर्म फरवरी रही। तेज धूप, सूखी हवाएं और मौसम के बदलते पैटर्न इसकी एक वजह है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। हमारे शहरों में अर्बन हीट आइलैंड का असर हालात को और खराब बना रहा है। हरियाली कम और कंक्रीट लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से भारत के बड़े शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अक्सर 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म दर्ज किए जाते हैं। दिल्ली में गर्मियों की शांत रातों के दौरान ये अंतर 12 डिग्री तक पहुंच सकता है। वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहा एल नीनो भी इस समस्या को और बढ़ा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और बदलते वैश्विक मौसम पैटर्न, ये सभी मिलकर भारत की हीट वेव को पहले से ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। भारत आखिरकार झुलस क्यों रहा है? अप्रैल मई की गर्मी इस साल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। घरेलू कारण: शहरों में अर्बन हीट आइलैंड असर बढ़ रहा है। शहर आसपास के गांवों से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म हो रहे हैं। वैश्विक कारण: एल नीनो का असर बढ़ रहा है। 2025 रिकॉर्ड पर भारत का 8वां सबसे गर्म साल रहा। बॉटम लाइन ये है कि जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने गर्मी को अब एक गंभीर और लगातार बढ़ते संकट में बदल दिया है। Climate change is something which is no more an environmental problem. It's no more an environmental challenge. It's a development challenge. It's a social challenge. It's a huge economic challenge as well. And that is where, when we had Lord Nicholas Stern, who produced a report on the percentage points countries will lose by not investing in climate change, what is called as the climate inaction. Almost 20 years ago, countries really were not understanding the implications of the need to invest. And currently what we are experiencing, whether it is related to droughts, whether it is related to extreme heat or floods, a lot of it is actually a cumulative effort or effect of a lot of our inaction. आज दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से कुल 19 शहर भारत में ही हैं। देश का 90% से ज्यादा हिस्सा खतरनाक गर्मी की मार झेल रहा है और हीट वेव अब पहले से कहीं ज्यादा लंबी, लगातार और जानलेवा हो चुकी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये आपदा अक्सर दिखाई नहीं देता। हीट वेव किसी बाढ़ या तूफान की तरह शोर नहीं मचाती, बल्कि एक साइलेंट किलर की तरह धीरे धीरे लोगों की जान लेती है। आंकड़े इसकी भयावह तस्वीर दिखाते हैं। 1970 से 2019 के बीच भारत में हीट वेव से आधिकारिक तौर पर 17,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुईं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि असली संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि भारत में केवल उन्हीं मौतों को दर्ज किया जाता है जो सीधे लू लगने से होती हैं, जबकि अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान से होने वाली हजारों मौतें आंकड़ों में शामिल नहीं की जाती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। 2024 में ही एक आम भारतीय ने
औसतन लगभग 20 दिन हीटवेव का सामना किया। लैंसेट के अनुसार इनमें 6.6 दिन ऐसे थे जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज के बिना होते ही नहीं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ये समस्या और बढ़ जाती है। यहाँ शहर हीट ट्रैप बनते जा रहे हैं। पेड़ों की जगह कंक्रीट फैल रहा है और एसी का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे गर्मी और बढ़ती है। एक रिसर्च के मुताबिक तापमान में सिर्फ 0.6 डिग्री बढ़ने से बिजली की मांग करीब 2% बढ़ जाती है। इससे एक ऐसा चक्र बनता है जिसमें हम जितना ज्यादा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, शहर उतना ही गर्म हो जाता है। इसके असर अब हम हर जगह देखने लगे हैं। डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद, हैदराबाद और उत्तर मध्य भारत जैसे कई शहरों के आंकड़े बताते हैं कि जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो मौतों में 20% से 57% तक की बढ़ोतरी देखी जाती है। हर साल भारत के सिर्फ 10 शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और वाराणसी में लगभग 1116 लोगों की मौत तेज गर्मी के कारण समय से पहले हो जाती है। जलवायु परिवर्तन खेती पर भी बड़ा असर डाल रहा है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं के पैदावार 10 से 20% तक घट सकती है और पूर्वी दक्षिण भारत में धान की फसल में 12% तक कमी आ सकती है। अगर तापमान 2.5 से 4.9 डिग्री तक बढ़ा तो गेहूं की पैदावार 41 से 52% और धान की 32 से 40% तक गिर सकती है। 2024 में गर्मी से 247 अरब कामकाजी घंटे बर्बाद, करीब 194 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान, 75% कामगार तेज गर्मी के असर में। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर उत्पादकता 2% की कमी। 2030 तक जीडीपी में 5.4% तक का गिरावट का खतरा। हीट वेव्स अब एक सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये एक बड़ी स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौती बन चुका है, क्योंकि अधिक गर्मी से डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक और दिमाग, हृदय, गुर्दे जैसे अंगों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है कमजोर और संवेदनशील पॉपुलेशन में, क्योंकि मजदूर, किसान, ट्रैफिक कर्मचारी और स्ट्रीट वेंडर्स जैसे बाहर काम करने वाले लोग लंबे समय तक गर्मी में रहते हैं और अक्सर इसके बच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर होती है। वृद्ध लोग और छोटे बच्चे विशेष रूप से इन पर ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनको तापमान रेगुलेशन करने की क्षमता कम होती है। अब हालात ऐसे हैं कि जहां भारत के कुछ हिस्से भीषण गर्मी से जल रहे हैं, वहीं दूसरे इलाके भारी बारिश और बाढ़ में डूब रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि दक्षिण भारत में तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति है। 2025 में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स जैसी आपदाओं से करीब 2760 लोगों की मौत हुई, जो उस साल की कुल जलवायु संबंधी मौतों का लगभग आधा हिस्सा है। इसने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को पीछे छोड़ दिया और ये देश की सबसे घातक जलवायु आपदा बन गई। ये अंतर कोई संयोग नहीं है, बल्कि वैश्विक जलवायु पैटर्न से जुड़ा है। ला नीना गर्मी और कमजोर मॉनसून लाता है, जिससे उत्तर भारत में सूखा और हीट वेव बढ़ती है, जबकि ला नीना के दौरान दक्षिण और पूर्व भारत में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये पैटर्न अब और तेज और अनिश्चित हो गया है। 2023 में पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में 30 से ज्यादा दिन हीट वेव दर्ज की गई, जबकि पहले ये औसतन 4 से 8 दिन होती थी। IMD ने हीट कोर जोन यानी कि उत्तरी मैदानी इलाके और मध्य भारत में हीट वेव के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी दी है। If you talk about the heat wave trend distribution from last few years, in 2022 it was unusual over northwest and central India.
it has started from the month of February. Usually we experience heat wave majorly in month of May, and it started month of April also. And if you talk about the reason behind it, it is majorly associated with the western disturbance. अगर ये एक संकट है तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके समाधान मौजूद हैं और कुछ पर पहले से काम भी चल रहा है। कूल रूफ, छायादार सड़कें और पानी के बेहतर इस्तेमाल जैसी चीजों पर भारत के कई शहर प्रयोग कर रहे हैं। हैदराबाद में 2017 में शुरू हुई कूल रूफ योजना के तहत कम आय वाले इलाकों में 3000 से ज्यादा घरों के छतें सफेद रंग से पेंट किए गए। क्या भारत गर्मी से राहत पा सकता है? समाधान पर एक नजर। ग्रीन रूफ और कूल रूफ, जिनसे घरों के अंदर तापमान 5 डिग्री तक की कमी। छायादार सड़कें, शहरों में अधिक पेड़ और जलाशयों का संरक्षण। बारिश के पानी का संचय और बेहतर जल संरक्षण। शहर स्तर पर हीट एक्शन प्लान का लागू होना। शहरी विकास की नई सोच, कम कंक्रीट, ज्यादा हरियाली और प्राकृतिक समाधान। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश साफ है। समाधान सिर्फ शहरों को ठंडा करने के लिए नहीं है, बल्कि सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए भी है। और इनमें सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन अब दूर की समस्या नहीं है, ये पहले से ही हमारे स्वास्थ्य, पानी की उपलब्धता और हमारे रोज के जीवन को बदल रहा है। खासकर कमजोर समुदायों के बच्चों पर इसका असर ज्यादा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, पानी, स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी बीमारियां बढ़ने की आशंका भी। खासकर हिमालय की तलहटी जैसे इलाकों में, जहां मौसम की मार और कमजोर ढांचा साथ मिलकर हालात और कठिन बना देते हैं। भारत ने इस दिशा में प्रगति की है। स्कूलों में स्वच्छ पानी, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन 2019 में 17% से बढ़कर 2022 तक 39% से अधिक हो गए। लेकिन हकीकत अब भी हर जगह एक जैसे नहीं है। भारत में करीब 42% घरों तक अभी भी सुरक्षित पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। ग्रामीण और शहरी दोनों स्कूलों को मिलाकर भारत के लगभग आधे स्कूलों में हाथ धोने की काम करने योग्य सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं हैं। उत्तराखंड में स्थिति और भी मुश्किल है। यहाँ हिमालय का नाजुक इकोसिस्टम पहले से ही दबाव में है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बर्फबारी का पैटर्न भी अनियमित हो गया है। बार बार बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। दूर दराज बसें गांव तक पहुंचना भी मुश्किल है और उनकी सुरक्षा और भी चुनौतीपूर्ण है। नतीजा ये है कि वहां बार बार बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। बाढ़ के दौरान पानी दूषित हो जाता है, साथ ही स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति घटती है, खासकर जब मौसम की चरम घटनाएं स्कूल बंद करवा देती हैं, सड़कें बहा देती हैं और आपूर्ति व्यवस्था ठप हो जाती है। 2024 में दुनिया भर में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में बड़े पैमाने पर व्यवधान आया, जिससे करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। तो सवाल ये है कि जल्दी और बढ़ते स्तर पर हम मजबूती और तैयारी कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब अब धीरे धीरे कक्षा से शुरू होता है। जमीनी स्तर पर एक मॉडल पर काम हो रहा है, जलवायु अनुकूल स्कूल। इसमें स्कूलों को बेहतर बनाया जाता है और बच्चों को जलवायु के बारे में सिखाया जाता है। स्कूलों में सफाई, बारिश का पानी जमा करना, कचरा सही तरीके से संभालना और ज्यादा हरियाली पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही बच्चों में साफ सफाई की अच्छी आदतें भी विकसित की जाती हैं, जो वो अपने घर लेके जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ पे सबसे पहले है कि प्लास्टिक को नो प्लास्टिक, यानी हमारे विद्यालय में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का या प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे पानी की बोतल है, तो हमारे विद्यालय में स्टील धातु की जो भी बोतल होती हैं, चाहे स्टील की है चाहे कॉपर की है, उसी में पानी देते हैं। उससे पहले विद्यालय में हमारे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी और ऊर्जा संरक्षण के रूप में जो है
प्लान इंटरनेशनल द्वारा हमारे यहाँ पर 2-3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है और विद्युत की तरफ से बचत भी हो रही है हमारा। क्योंकि जब बच्चे अपनी आदतें बदलते हैं तो वो सिर्फ अपनी सेहत की रक्षा नहीं करते बल्कि बदलाव के वाहक बन जाते हैं। वो ये नई आदतें अपने घरों और कम्युनिटीज तक लेके जाते हैं जहां अक्सर न तो जरूरी संसाधन होते हैं और ना ही खुद को बचाने की पूरी जानकारी। यहाँ पर्यावरण से संबंधित सारी चीज़ें हैं, हमें ए टू जेड सिखाए जाते हैं। मुझे पहले लगता था कि ए से एप्पल ही होता है, बी फॉर बॉल ही होता है। फिर मेरे अध्यापक ने मुझे समझाया कि ए फॉर एवलांच होता है, बी फॉर बायोडाइवर्सिटी होता है। यहाँ टॉफ़ी के रैपरों से भी माला बनाई जाती है। स्वच्छता का तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। जब हमारे विद्यालय में डेटॉल क्लाइमेट आया तो मतलब हमें ये होगा कि हमें सफाई रखनी है, जो हम अगर सफाई रखेंगे तो उससे मतलब हमें कितना लाभ है। और जैसे हम पहले पेड़ लगाते नहीं थे, हमें उनके बारे में उतना मालूम नहीं था, तो अब हमें पता चल गया कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में एक अध्ययन चल रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि बदलाव कितना असर डाल रहा है। जिन स्कूलों में सुधार किए गए हैं उनकी तुलना उन स्कूलों से की जा रही है जहां ऐसा नहीं हुआ। इसमें बच्चों की सेहत, स्कूल आने की संख्या और उनकी आदतों पर नजर डाला जा रहा है। इसका मकसद है सही सबूत जुटाना ताकि अच्छी नीतियां बनाई जा सकें और जो काम कर रहा है उसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सके। डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत 2025 में हमारे डिपार्टमेंट ने शोध कार्य स्टार्ट करा था, जिसमें हमने 13 स्कूल्स लिए थे। इसमें से 4 स्कूल हमारे इंटरवेंशन स्कूल थे और बाकी 9 स्कूल्स हमारे कंट्रोल स्कूल्स थे। और इसमें 3C प्रोग्राम के तहत कुछ इंटरवेंशन करे गए थे, जैसे कि क्लाइमेट डिक्शनरी इसमें इंक्लूड करी गई थी, जिसमें A से Z तक बच्चों को पूरा पाठ्यक्रम सिखाया गया था। फॉर एग्जांपल A फॉर एवलांचेस, B फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड C फॉर क्लाइमेट इश्यूज़। इस तरह के हमने इसमें प्रोग्राम इंटरवेंशंस करे थे। साथ साथ में इफ़ वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैंपस में रेगुलर वाटर सप्लाई, सोलर पैनल की उपलब्धता, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए क्लीन टॉयलेट की उपलब्धता, साथ में पैड वेंडिंग मशीन, इंसिनरेटर, इन सब की भी इसमें जो है उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई थी। ये प्रयास में एक प्रमुख कार्यक्रम है रैकेट का डिटॉल क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल प्रोग्राम। ये वैश्विक और राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। ये एक सरल लेकिन प्रभावशाली ढांचे पर आधारित है जिसे 3C मॉडल कहा जाता है: कैंपस, करिकुलम और कम्युनिटी। समुदाय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंबिका, क्योंकि बच्चे अल्टीमेटली स्कूल में पढ़ने के बाद में समुदाय में जाएंगे, माँ बाप के साथ में खेलेंगे, अपने दोस्तों के साथ में खेलेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में खेलेंगे, आजू बाजू के और लोगों के साथ में मिलेंगे जुलेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप उनको स्कूल में सिखा रहे हैं वो आप समुदाय में भी बात कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें स्थिर रहें और लोग इस तरह की वातावरण बच्चों को मिले तो जो कि बच्चों के लिए क्लाइमेट की वार्तालाप को अनुकूल बनाते हैं। राइट। दूसरा जो है अंबिका, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कैंपस। अर्ली स्टेज के अंदर हमने आपका जो है ये डिक्शनरी जो है क्लाइमेट डिक्शनरी इंट्रोड्यूस किया, बच्चों को सीड्स दिखाए, बच्चों को मोनाल बताया, बच्चों को स्टेट बर्ड्स के बारे में बताया, बच्चों को बीज के बारे में बताया, बच्चों को नेचर वॉक पे लेके जा रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चे क्लाइमेट के बारे में जाने और उससे दूर नहीं हो, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉट आज के लिए बट कल के लिए भी और परसों के लिए भी। और तीसरा जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैंपस। मतलब जहाँ पे वो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उस कैंपस में हम बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकते, बस उस कैंपस को हम क्लाइमेट रेडी कैंपस हम कर सकते हैं। वो करने का हमारा प्रयत्न जारी है अंबिका जी। और बेसिकली जैसे ही उसका और फर्दर इम्पैक्ट के बारे में आप जब चर्चा करेंगी तो आपको पता चलेगा कि जिन जिन स्कूल में हमने क्लाइमेट रेडी स्कूल्स बनाए हैं उसका क्या फर्क आया है। जलवायु संकट अब हमारे बीच है, हमारे शहरों, गांवों और स्कूलों में। भीषण गर्मी, सूखा और बाढ़ बच्चों की पढ़ाई और उनके जीवन पर असर डाल रहा है, लेकिन स्कूलों में बदलाव की एक नई शुरुआत भी हो रही है।
बच्चे अब सिर्फ जलवायु परिवर्तन को समझ ही नहीं बल्कि उससे निपटने के भी तरीके सीख रहे हैं, बेहतर आदतों, हरियाली और जागरूकता के साथ। क्योंकि बदलती जलवायु में असली ताकत सिर्फ ढांचे में नहीं बल्कि सोच और व्यवहार में होती है। और कई बार बदलाव की शुरुआत एक बच्चे और एक स्कूल से होती है। भारत आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। बढ़ती गर्मी, प्रभावित रोजगार, संकट में फसलें और बच्चों का भविष्य, ये सब उन फैसलों से तय हो रहा है जो हम आज ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम समय रहते सही कदम उठा पाएंगे?